कि ऑप्टिशियंस के पास आई साइट चेक कराना ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं? जिसे कहते हैं ना, कंफर्ट दे दिया ऑप्टिशियन ने, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनता है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो आगे डायलेट करते हैं, पूरा दिन आप बैठते हो, उसके बाद आपकी आईसाइट टेस्ट होती है, देन डॉक्टर विल टेल यू द डायग्नोज कि भाई आपका क्या रीजन है। लोगों के 12-12 घंटे 11-11 घंटे का स्क्रीन टाइम है। सो ऐसे स्क्रीन टाइम के साथ आप अपनी आंखों को कैसे सेफ रख सकते हैं? तो दो मेजर इश्यूज आते हैं स्क्रीन टाइम के। फर्स्ट, ड्राइनेस इशू। सेकंड, विजन लॉस होता है। ब्लिंक करें 20 टाइम्स 20 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट देखें फॉर 20 सेकंड्स और फिर आप दोबारा से आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। लो लाइट में स्क्रीन तो और भी हार्मफुल है। अभी जो स्टडीज चल रही है उसमें ये भी बोला जा रहा है कि ब्लू लाइट जो रेज है वो आपके रेटिना को डैमेज करेंगे और कर भी रही हैं। बच्चों के लिए आई केयर क्या कर सकते हैं? कोविड के बाद से जो नंबर ऑफ मायोपिक केसेस इन किड्स जो बढ़े हैं 30% बढ़े। तो मैं ये बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप किसी आई हॉस्पिटल में जाएंगे ना, सिर्फ कैटरैक्ट और लेजिक ट्रीटमेंट, ये दो वर्ड्स ही हर तरफ चल रहे होते हैं। क्या यही दो ट्रीटमेंट्स हैं? ग्लूकोमा में हमारी आँख की नसें सूख जाती है, इससे हम ब्लाइंड हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन बहुत ही डेंजरस है और इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ब्लाइंड हो जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसमें पेशेंट को पहले रात में दिखना बंद होता है और फिर धीरे धीरे उसे दिन में भी दिखना बंद हो जाता है। कोई इसके बारे में बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेद में इन सब बीमारियों को इलाज करते हैं। ये इतना कॉमन है क्या लोगों में कि आसपास हमारे लोग जो हैं वो कलर ब्लाइंडेड हैं? तो अगर मैं बात करूं तो 8% ऑफ द मैन उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। आयुर्वेद में संभव है कि हम कलर ब्लाइंडनेस को भी ठीक कर सकते। कोई ऐसा आप आई केयर रूटीन बताना चाहोगे कि आंखों का ध्यान रखने के लिए एवरीडे एटलीस्ट इतना तो करो ही करो? रात को सोने से 2 घंटे पहले। Hi, I'm Dr. Mandeep Singh Basu, Director, Dr. Basu Eye Hospital and Jagat Pharma Private Limited. Today I am right now with Rohan. डॉक्टर मनदीप, वेलकम टू द शो। Thank you. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा दिख रहा है आज आपको? बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और सबको अच्छा दिखना चाहिए। राइट। सर, आपको चश्मा तो नहीं लगा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मेरे फादर को भी नहीं लगा, ही 75 years old. वाह। मैं तो अभी 30 हूँ, मेरे लगा हुआ है और नंबर बढ़ भी रहा है। हालांकि मैं अभी लगा के नहीं बैठा क्योंकि वो लाइट पड़ती है उस पर, बट लगा रखा है। सो ये हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितना नंबर है, आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उस पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है और अपना स्क्रीन टाइम पे आप बहुत सारे गैप्स ले सकते हैं तो बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयों से बिल्कुल हट सकता है। सो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं सर, क्योंकि ऑब्वियसली जो है आयुर्वेदा में यू डील इट इन आयुर्वेदा। सो आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि आंखों के बारे में कितना हम लोग के बारे में मिथ्स हैं, उनको क्लियर करेंगे थोड़ा सा, एंड विल ट्राई कि जो चीज़ें हम अपने लेवल पर कर सकते हैं ना उनको हम हाईलाइट करें यहाँ पर। सो मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है वो आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करते हैं। सो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ही आपने क्यों चूज़ किया है? आपके फादर ने जब शुरुआत करी तो वाई आयुर्वेदा? So my father has done the bachelor's in Ayurvedic medicine और स्टार्टिंग उन्होंने एज अ फिजिशियन ही करी और जब 5 साल 10 साल उनकी प्रैक्टिस को हो गए तो उनकी जो आंटी थी उनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो उनको कैटरेक्ट हुआ, फिर वो सर्जरी के लिए गई, बट डायबिटीज़ की वजह से उनकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई एंड वो ब्लाइंड हो गई। तो उनको जब उन्होंने देखा तो ही वॉज लाइक कि अगर हम आयुर्वेद में कुछ ऐसा कर सकें कि ये जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती है ना आए, तो उन्होंने फिर रिसर्च स्टार्ट किया और जब रिसर्च करा उसमें 10 साल लगे और 10 साल के रिसर्च के बाद जो उन्होंने मेडिसिन्स बनाई उसमें उन्होंने देखा कि कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम या डायबिटिक की वजह से जो रेटिना ख़राब हो जाता है या आँखों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनमें जो ब्लाइंड हो जाता है पेशेंट, उससे उनको कैसे बचाया जाए। और ये रिसर्च सक्सेसफुल हुआ एंड फिर उन्होंने अपने मेडिसिन का पेटेंट कराया और पेटेंट कराने के बाद फिर इसको धीरे धीरे लोगों को, अपने पेशेंट्स को देना शुरू करा। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई एंड वो लेगेसी जो वहाँ से चली और आज 45 ईयर्स हो गए, उसको मैंने कंटिन्यू किया। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। बट सर, अगर आयुर्वेदा इतना इफेक्टिव है, इतना सक्सेसफुल है, तो इतना अंडररेटेड क्यों है? सर डिपेंड करता है कि इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन द एरिया ऑल्सो। आप बात करें अगर नॉर्थ इंडिया में तो ये एक चीज़ आती है कि आयुर्वेद पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, अंडररेटेड है। अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो केरला की जैसे बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र रीजन की बात करें तो वहाँ आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है और लोग तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी आयुर्वेद को ही देते हैं वहाँ। राइट। बट वो धीरे धीरे वो कल्चर जो है वो अब यहाँ भी आ रहा है एंड लोगों ने यहाँ पे समझा है चीज़ों को कि आयुर्वेद से जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और अगर हम सही से अपना लाइफस्टाइल ठीक करें और आयुर्वेद के हिसाब से चलें तो आज आपने देखा हो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद पे शिफ्ट हुए और
उसमें बताया भी क्या कि हमारे घर में ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं राइट जिससे हम जो डेली यूज़ करते हैं और जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद वही है, वही हर्ब्स हैं और वही जो मसाले हम यूज़ करते हैं जो किचन में, वो एक्चुअली है तो हर्ब ही जो प्लांट बेस्ड है। अब तो लोग प्रोटीन की भी प्लांट बेस्ड की बात करते हैं, तो ये सब है ही तो हर्बल ही। राइट एंड पीपल आर शिफ्टिंग टू वीगन नाउ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो हर्ब्स हैं, जो आयुर्वेदा है, जो बहुत 5,000 6,000 साल से चल रहा है, उसका जो यूज़ लोगों को करा, लोगों ने किया तो उसका फ़ायदा देखा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। समटाइम्स पीपल से डैट कि इसका रिज़ल्ट बहुत हल्के आता है या बहुत धीरे धीरे इसका असर आता है। तो लाइफ में आप कोई भी चीज़ करेंगे, ठीक है, इफ़ यू सी द बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो, जो लोग जिम जाते हैं, वो भी आपको फर्स्ट डे रिजल्ट नहीं मिलता, धीरे 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 धीरे। तो बॉडी जो है धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है चीज़ों को, और जब फाइनल रिजल्ट निकल के आता है तो वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक अंडररेटेड नहीं है। अब तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं उस पे, बहुत सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, कंपनीज भी आ रही हैं जो बहुत अच्छा रिसर्च वर्क भी कर रही है और लोगों को रिजल्ट भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे आई थिंक जो है, जो एक जो छोटा सा प्रॉब्लम रह गया है लोगों का आयुर्वेद को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने का, वो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। बट आई थिंक सर इसका एक मेन रीज़न ये भी है ना कि एलोपैथी ने इतना मार्केट को, अब मैं उसको गुमराह भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी ट्रीटमेंट ही है, तो मैं मतलब इतना टेक ओवर कर लिया ना कि सबको ये लगता है कि इमीडिएट है। एक गोली खाई, अगर मेरे नेक में पेन है, मेरे सर में दर्द है, गायब। अब मैं वहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूंगा तो आई थिंक वो टाइम लेगा। बट आई थिंक यहाँ पे लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आयुर्वेदा जो है वो आपका रूट कॉज पे काम करता है, बिल्कुल। और एलोपैथी जो है वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा, बट वो रूट कॉज को शायद क्लीन करते हुए या ख़त्म करते हुए काफ़ी टाइम ले जाएगा। बिल्कुल, देखिए एलोपैथिक एक अपना तरीके से काम कर रहा है और आयुर्वेदिक अपने तरीके से काम करता है। दोनों ही पैथीज जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्जरीज, तो जो एलोपैथिक है, मॉडर्न साइंस है, वो बेस्ट है उसमें, या ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके जो बीमारियां हैं उसको जड़ से कैसे ख़त्म करना है, रूट कॉज पे काम करना है, तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इंस्टेंट अगर देखो कोई भी चीज़ इंस्टेंटली ठीक होगी तो डैट मीन्स उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही, ठीक है। और ये प्रूवन भी है, बहुत सारी आप रोज़ देखते होंगे कुछ मेडिसिन ऐसी जो हम सालों से ले रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वही जो मेडिसिन है उन्हें बैन कर दिया बैन जाता कर है, दिया। ठीक है। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आई जिसको लोगों ने बहुत यूज़ किया, लेकिन बाद में उसको बैन भी कर दिया गया, ठीक है। तो इंस्टेंट रिजल्ट जो है ना, वो एक्चुअली कल्चर में आ गया है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है आज की डेट में, अगर हल्का सा भी सर में दर्द होता है तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी नहीं टाइम वेस्ट करता, सबसे पहले वो दवाई जो है पेन किलर स्टार्ट कर देता है या लेना। बट बार बार पेन किलर्स के यूज़ से किडनी और लिवर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आयुर्वेद में यही एक अच्छी बात है कि वो आपकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि अगर पेन हो रहा है आपको बार बार तो क्या रीजंस है। क्या आपको सर्वाइकल है, क्या आपको माइग्रेन है, ठीक है, या और कोई इश्यूज हैं, या क्या आपका आईसाइट की प्रॉब्लम है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसके रूट कॉज पे जो है आयुर्वेद काम करता है, जिसका जो आप कहते हैं ना, लंबे टाइम तक असर रहता है। तो सर क्योंकि आपने ऑब्वियसली बात करी अलग अलग रूट कॉजेज़ की, तो अगर हम स्पेसिफिकली आँख की बात करें, आई की बात करें, सो आई पर आयुर्वेदा का क्या रिजल्ट्स हैं अभी जैसे आप काम कर रहे हो द टाइम? सबसे बेसिक तो यही होता है कि लोगों को आईसाइट ठीक करनी है अपनी, सबसे बेसिक चीज़ ये होती है। बिल्कुल। सो अगर मेरे को एक बार चश्मा लग गया, क्या आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से वो चश्मा हट सकता है? देखिए, चश्मा लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग क्या होता है कि हमें थोड़ा सा भी दिखना जो है धुंधला हुआ और हम जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, हमने उसको नंबर निकलवाया और चश्मा पहन लेते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलता हूँ, मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि पहले तो रीज़न जानो कि आपकी आईसाइट क्यों वीक हो रही है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो आईसाइट वीक करती हैं और हमें लगता है कि हमें नॉर्मल आईसाइट वीक है, लेकिन वो आगे चल के आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती हैं। ओके। तो पहले तो रूट कॉज जानना जरूरी है कि आपको ब्लाइंडनेस या विजन कब क्यों हो रहा है। अगर ये नॉर्मल विजन लॉस है ड्यू टू मायोपिया, ड्यू टू स्क्रीन टाइम आज की डेट में बहुत हो गया है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, सब लोगों का भी, तो उसकी वजह से हो रहा है, या जेनेटिकल है कि मदर फादर को था मायोपिया, उनको रोशनी कम थी तो बच्चे ने फिर उसको आगे लिया है। तो ये सब चीज़ें जान के अगर आप जो है पहले तो उसका टेस्ट कराएं, फिर बीमारी क्या है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। अगर नॉर्मल मायोपिया है, नॉर्मल विजन लॉस है, तो अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन टाइम में गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेद से वी कैन रिवर्स ऑल्सो, वी कैन इम्प्रूव ऑल्सो, एंड वी कैन मेक इट स्टेबल ऑल्सो, कि आगे आपकी रोशनी कम नहीं होगी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। एक प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को आईसाइट वीक भी नहीं है, मुझे लगता है कि उनको ऐसा कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए या ऐसा प्रिवेंशन करना चाहिए कि आगे उनकी रोशनी कम ना हो।
तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है और आयुर्वेद इस पर बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। सर अभी आपकी एक स्टेटमेंट से ना मेरे 2-3 सवाल आ गए। आपने एक स्टेटमेंट में 3 चीज़ें ऐसी बोल दी जिसने मुझे क्यूरोसिटी फैक्टर दिया। एक तो ये कि लोग आपने कहा कि ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी आईसाइट चेक करा लेते हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है, वो एक मशीन पे बैठाते हैं, ठुड्डी रखते हैं वहाँ पे दूर से कुछ दिखता है, वो पास आता है एंड वो एक पर्ची निकाल के दे देते हैं। जी। क्या ये प्रोसेस जो है ये ऑथेंटिक प्रोसेस है? क्योंकि मैंने और हॉस्पिटल्स में देखा है कि वहाँ पे वो आपका डायलेट आँखों करते को हैं। डायलेट करते हैं, फिर वेट कराते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस है और ये भी एक प्रोसेस है। सो आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑप्टिशियंस के पास आई साइट चेक कराना ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं? देखिए ऐसा है कि एक जिसे कहते हैं ना कंफर्ट दे दिया ऑप्टिशियन ने, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनता है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो आँख डायलेट करते हैं, पूरा दिन आप बैठते हो, उसके बाद आपकी आईसाइट टेस्ट होती है, देन डॉक्टर विल टेल यू द डायग्नोज कि भाई आपका क्या रीज़न है। या ठीक है, तो जो लोग होते हैं उनको ये होता है कि जैसे आपने पहले बोला था कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, भाई ये प्रॉब्लम हुई जाओ चश्मा बनवा लो। ठीक है, जिन लोगों को जिनको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक उनको ये एडवाइजेबल होता है कि वो डॉक्टर के पास जाए, और उनको नॉर्मल मायोपिया है, नॉर्मल चश्मे का नंबर आ रहा है, तो फिर जब वो अगली बार चश्मा बनवाने जा रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं उनके लेंस में, विद एज डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो ऑप्टिशियन के पास जाके अपना नंबर जो भी है, जो भी बड़ा है या कम हुआ, वो चेंज करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमेशा आपको एक आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और अपना डायग्नोज कराना चाहिए कि रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें विजन क्यों लॉस हो रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्टेटमेंट से था वो ये था कि आपने स्क्रीन टाइम की बात करी। सो आज के टाइम पर सोशल मीडिया ने स्क्रीन टाइम तो ऐसा मैसिव तरीके से बढ़ा दिया है। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं, मेरा ही 8.5-9 घंटे है। क्या झूठ बोलना आपसे तो 9 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे सर्कल में आई थिंक ये फिर भी बहुत कम होगा। लोगों के 12-12 घंटे 11-11 बिल्कुल घंटे का बिल्कुल। स्क्रीन टाइम है। सो ऐसे स्क्रीन टाइम के साथ आप अपनी आंखों को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं इनकी? देखिए सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम है, अब वो तो कम हो नहीं सकता, दो जो डू जॉब्स या जिनका काम ही स्क्रीन पे या है, वो छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी सर वो काम तो हम नहीं छोड़ सकते, प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे बचा सकते हैं अपनी आई साइट को। तो दो मेजर इश्यूज आते हैं स्क्रीन टाइम के। फर्स्ट ड्राइनेस इशू, वो जो सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड विजन लॉस होता है, हमें दूर का जो है वो कम दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लंबे टाइम तक बहुत पास का पास कर ऑब्जेक्ट सकते हैं। देख रहे होते हैं। तो ड्राइनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक तो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आधे एक घंटे में आप उठ जाओ स्क्रीन से और एक राउंड मार के आओ बाहर। दूर के ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा देखो, जैसे कोई खिड़की खोल ली, आप ऑफिस में हैं, आपने दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखा 5 मिनट 6 मिनट तक, ताकि वो जो बैलेंस बना रहे फार और नियर में। ओके। ठीक है, उसके बाद 20-20-20 जो एक फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है कि आप 20 टाइम्स अपनी आइज़ को ब्लिंक करें, क्योंकि ड्राइनेस का इशू इसलिए आता है जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है। वैसे इट इज़ अराउंड 14 to 15 टाइम्स, बट इट कम्स डाउन टू 3 to 4 टाइम्स ओनली। तो हम ब्लिंक नहीं करते क्योंकि माइंड बिल्कुल जो होता है वो स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, तो ब्लिंक करना आँख भूल जाती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस होती है क्योंकि हवा लगती रहती है आँखों में। तो ब्लिंक करें 20 टाइम्स, ठीक है, और वही जो मैंने आपको बताया कि 20 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट देखें फॉर 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, और फिर आप दोबारा से आप स्क्रीन पे आ सकते हैं। साथ में आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करते रहें ताकि आपकी आइज़ जो है ना वो नम रहे और उसमें जो है ल्यूब्रिकेंट बना रहे ताकि ड्राइनेस ना हो। ठीक है, और जो मैंने बताया है कि अब जो विजन लॉस हो रहा है आपका उसकी वजह से, उसके लिए आयुर्वेदिक ड्रॉप्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा भी आइसोटेन आई ड्रॉप्स है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो प्रिवेंशन भी करती है और आपको जो नंबर स्टार्ट होने वाला है उसमें भी हेल्प करती है विजन इंप्रूवमेंट में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीडे रूटीन में भी ये ड्रॉप्स यूज हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और पिछले 40 ईयर्स से ये जो है मार्केट में भी है, इसके ट्रायल्स भी हो रखे हैं, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये भी सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम सबके पास ना अपना स्किन केयर रूटीन भी है, हेयर केयर रूटीन भी है, बट आई केयर रूटीन नहीं है कोई। बिल्कुल। कोई भी बंदा एवरीडे कोई आई केयर रूटीन फॉलो नहीं करता। आई जो हेल्थ है ना वो बहुत अंडररेटेड है। हाँ। ठीक है, लेकिन अब चेंजेस हो रहे हैं लोग, क्योंकि अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आँखों के लिए कोई अब हम अपनी बॉडी में कोई भी हम कैल्शियम लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन आई के लिए हम कुछ नहीं करते, ट्रू। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ तो हम आँखों का ही कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आज की डेट में, और हमेशा से रहा है, क्योंकि पहले लोग कहते थे आँख है तो जहान है। हाँ। ठीक है, तो वो इसलिए कहते थे क्योंकि बिना आँखों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे ब्लाइंड हो गए होते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आई। तो आँखों को प्रिवेंशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके लिए जो मैंने ड्रॉप्स बताया आपका, अगर आप प्रिवेंशन करते रहे
तो ये है कि आप आने वाले जो आपके विजन लॉसेस हैं, जो ब्लाइंडनेस है, जो आंखों की हेल्थ है, उसको न्यूट्रिशन देने में बहुत हेल्प करता है। सो कोई ऐसा आप आई केयर रूटीन बताना चाहोगे कि आंखों का ध्यान रखने के लिए एवरीडे एटलीस्ट इतना तो करो ही करो? देखिए, ऑब्वियसली जो मॉर्निंग उठते ही आपने देखा है सब लोग अब मोबाइल पे लग जाते हैं, स्क्रीन टाइम यूज़ हो जाता है, तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। जस्ट गेट अप, आप अपना योगा करें, एक्सरसाइज करें, आप आउटडोर स्पोर्ट्स करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटडोर स्पोर्ट्स करें, और उसके बाद जब आप आएँ तो उसके बाद वही लुब्रिकेंट का यूज़ भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी आँख में कोई भी एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, या आपको लगता है कि आप अपनी आँखों को पोंछना चाहते हैं, तो अपने हैंकरचीफ का यूज़ बार-बार ना करें, ओके। क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियाज़ होते हैं और वायरस भी होता है। तो उसके लिए यू कैन कैरी जो आईलिड वाइप्स होते हैं, उसको आप कैरी कर सकते हैं, स्टेराइल होते हैं वो। तो उससे अपनी आँखों को पोंछें, तो उससे जो है आपको ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो रेडनेस, एलर्जीज़ नहीं लगेंगी, ठीक है? स्क्रीन टाइम जो मैंने आपको बताया, उस पे कैसे ध्यान रखना है, कैसे ड्राइनेस से बचना है, और साथ में क्या लुब्रिकेंट्स और आई ड्रॉप्स का साथ में यूज़ करें प्रिवेंशन के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और रात को सबसे इम्पोर्टेंट है, रात को सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन को बंद कर दें, लो, ठीक है? लेकिन नेटफ्लिक्स एंड चिल कैसे होगा फिर हाँ, रात में सर? तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे भी नहीं, एक्चुअली में जैसे ही सूरज ढलता है, ठीक है? तो हमारा जो हार्मोन रिलीज़ होता है लाइट की वजह से, और जिसकी वजह से हमें नींद आती है। क्योंकि हम स्क्रीन पे रहते हैं, उसका जो ब्लू लाइट है उसकी वजह से जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होता, और हमें जो आपने देखा होगा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब है आजकल यंगस्टर्स राइट, की, राइट। उनको रात को नींद नहीं आती है। तो ये भी स्क्रीन जो ब्लू लाइट है इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, और ये साइंटिफिक है, ठीक है? इसकी वजह से लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ता है। तो अगर आप स्क्रीन का यूज़ शाम के बाद बंद करें तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। नाइस। लेकिन सर अगर शाम के बाद किसी को स्क्रीन का यूज़ करना है, विद स्क्रीन आई मीन मोबाइल, टीवी कुछ भी अगर आपको देखना है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल। सूरज ढलने के बाद स्क्रीन से दूर हो जाए, क्योंकि लोगों के नाइट शिफ्ट्स भी हैं, देन दे आर कमिंग बैक होम लेट, उनको अपने सीरीज भी कंप्लीट करनी है, मोबाइल पे भी काम करने हैं। तो कोशिश करें इस चीज़ को फॉलो करने की, बट अगर नहीं कर पा रहे तब लो लाइट में या फिर डार्क रूम में अगर आप स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेस्ट वे क्या है कि कैसे आप आंखों को थोड़ा इसको केयर कर सकते हैं? देखिए, लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लो लाइट में तो स्क्रीन तो और भी हार्मफुल है। वो अभी जो स्टडीज़ चल रही है उसमें ये भी बोला जा रहा है कि वो आपके रेटिना को डैमेज करेगा। ब्लू लाइट जो रेज़ है वो आपके रेटिना को डैमेज करेंगे, और कर भी रही हैं। स्टडीज़ जो है आने वाले टाइम में इसको प्रूव भी कर देंगे, उस पे काम भी चल रहा है, और जो स्टडीज़ निकल के आए हैं उसमें ये बोला भी जा रहा है कि रेटिना को डैमेज। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप अंधेरे कमरे में इससे ब्लू लाइट का कर रहे हैं तो उससे आपका स्लीप साइकिल तो ख़राब होगा ही, आपका जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज़ बंद हो जाएंगे, और ड्राइनेस के बहुत जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो हमारा जो ग्लैंड है जो लुब्रिकेंट बनाता है वो भी ड्राई हो जाता है, तो पानी बनना बंद हो जाता है हमारी आँखों में, जिसकी वजह से फर्दर जब वो एग्रेसिव होता है तो हमारे कॉर्निया पे जो स्क्रैचेस आने शुरू हो जाते हैं, निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे वही है कि गाड़ी का जो अगर बिना पानी के आप वाइपर चलाओगे तो उसके जो शीशे पे आएगा स्क्रैच, ऐसे ही हमारा कॉर्निया का भी सेम प्रोसीजर है। तो अगर आप उससे बच सके, मैं तो ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम का कम यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ल्यूब्रिकेंट जो मैंने आपको बोला बहुत आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और विज़न को बचाने के लिए जैसे मैंने बताया, आइसोटिन आई ड्रॉप एक बहुत अच्छा ड्रॉप है, आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो उसको आप डाल के सो सकते हैं ताकि वो आपकी रिलैक्स कर दे आप। सो अगर आप लेट नाइट रोमांटिक चैटिंग कर रहे हैं सो लाइट खोल के करें। लाइट खोल के करें, अंधेरे कमरे में ना करें थोड़ी तो फील कम होगी लेकिन आंखें बच जाएंगी। बिल्कुल। नाइस। सर कलर ब्लाइंडनेस की भी आपसे मैं बात करना चाहूँगा। ये भी एक ऐसा टर्म है ना जो आम लोग ना बड़े इजीली यूज़ कर देते हैं, इसको तो रंग में डिफरेंस समझ नहीं आता है तो कलर ब्लाइंडेड है। सो पहले तो मैं समझना चाहूँगा आपसे इजी लैंग्वेज में व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस, एंड देन ये इतना कॉमन है क्या लोगों में कि आसपास हमारे लोग जो हैं वो कलर ब्लाइंडेड हैं? बहुत कॉमन है, लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूं तो 8% ऑफ द मेन, जैसे 100 में से 8 लोग जो हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसको पता ही नहीं है, जिसने कभी टेस्ट ही नहीं कराया, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ही दिखता है सबको, क्योंकि वो कभी इस बारे में डिस्कस नहीं करता। बट अगर कभी कोई इससे चांस मिलता है टेस्ट कराने का तो देन दे रियलाइज़ कि हाँ, हमें बेसिकली रेड एंड ग्रीन कलर की पहचान में या उससे मिक्स्ड कलर्स में हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। ठीक है, ऐसी वुमेन में होता है। वुमेन का परसेंटेज बहुत कम है, 0.5% है। Yeah. ठीक है, लेकिन मेन में इसलिए है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
किसी भी एग्ज़ाम्स की या यूपीएससी की, या इफ़ यू वांट टू बी पायलट, या फिर आपको रेलवेज़ में जाना है। और अब तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी दे स्टार्टेड ये डायग्नोस करना कि आप कलर ब्लाइंडेड हो या नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस, कलर्स का यूज़ तो आपको गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए, रेड एंड ग्रीन सिग्नल्स। तो अब पहले इसमें टेस्ट नहीं होते थे, तो अब उसमें टेस्ट उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी शुरू किया है। ठीक है। तो मेडिकल में अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस आ रहा है तो डैट मीन्स कि आपको हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, आपके फादर को हो, बट इसके चांसेस भी 50-50 होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपके फादर को है तो ही आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा, आपको भी इंडिविजुअली हो सकता है। तो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स हैं जो आँख में, वो जो कलर्स को बनाते हैं तो वो डिजेनरेटिव होते हैं, वो सही से जो है होते नहीं है हमारी आँखों के पीछे, इस वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। ओके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हम्म। एग्ज़ाम्स की, वो होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो फिज़िकल पास कर लेते हैं, अपना एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, लेकिन जब वो मेडिकल के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है, तो वो होपलेस हो जाते हैं। बट आयुर्वेद में संभव है कि हम कलर ब्लाइंडनेस को भी ठीक कर सकें। सर मैं इसके ट्रीटमेंट पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने बोला 0.5% जो है वो फीमेल में होता है। आई थिंक हम सब रीज़न जानते हैं कि वो पिंक कलर में 10 कलर बता हमें कोई दिखता है हाँ तो सारी पिंक है तो आई थिंक वो भी आई डोंट नो वो कलर ब्लाइंडनेस में आएगा नहीं आएगा। उसमें उनके पास वो सिक्स सेंस होता है कलर्स को हाँ पहचानने मतलब दे नो 50 शेड्स ऑफ पिंक एंड का। वी नो यस, जस्ट इट इज पिंक। पिंक। बट आपने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात करी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सो आयुर्वेदा कलर ब्लाइंडनेस को कैसे ठीक करता है? विद मेडिसिन्स, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो रॉड्स एंड कोन्स काम नहीं कर रहे होते तो उस पे हम काम करते हैं। बेसिकली रेटिना पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आयुर्वेद का। सो अगर रॉड्स एंड कोन्स अगर अपनी जगह पे जो डेड है, डिजेनरेटिव है, अगर वो काम करना शुरू कर दें तो कलर्स की पहचान शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक विद इन 5 to 6 months जो है हम इसमें इसको ठीक कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी पेशेंट। सो आई थिंक 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से ठीक हो सकते हैं, और हमने ठीक भी करे। पिछले हम 40 साल से इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत पेशेंट्स जो है उनको ठीक भी करा है। रिसेंटली एक पेशेंट ठीक किया फ्रॉम बहरीन हमने। सो ही वॉज ट्राइंग टू बी अ पायलट, और वहाँ पे बहरीन में जब उसका मेडिकल हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि आप जो है कलर ब्लाइंड है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, Okay. यू कैन नॉट बी अ पायलट। एंड फिर उन्होंने उसको पता चला हमारे बारे में, एंड फिर उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो विद इन 3 months जब वो दोबारा गया टेस्ट कराने, तो डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि ये क्या हो गया, और क्यों जो जो हम आइशियाराज प्लेट पढ़ते हैं, कलर्स की प्लेट्स पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ 30 में से 10 ही पढ़ पा रहा था। एंड जब वो 3 महीने बाद गया तो 30 में से 30 उसने प्लेट्स पढ़ ली, 100% ही वॉज फाइन। और डॉक्टर्स गॉट सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा क्या किया। देन ही टोल्ड देम कि मैंने ऐसे इंडिया से ट्रीटमेंट लिया है डॉक्टर बासु से, और कलर्स जो है मैंने ट्रीटमेंट किया 3 महीने में, और मुझे जो है देन देवर मतलब डॉक्टर्स वर सो सरप्राइज। उन्होंने बोला कि हमें मेडिसिन दिखाओ, कौन सी मेडिसिन दी है, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक ठीक हो हो सकता सकती है। है, हाँ। एंड फाइनली बहुत अच्छी बात है, ही सेंड मी द पिक्चर अपने प्लेन में चलाते हुए उसे, और उसने फ़ोटो भेजा मेरे को कि फाइनली ही इज़ अ पायलट नाउ। वाओ। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवेज़ में जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट कराया, या अलग अलग जॉब्स में हैं। और आज बड़ी खुशी मिलती है जब वो आते हैं हमारे पास, जो बताते हैं कि हमारी जॉब लग गई। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपनी फैमिली वालों को लेके आते हैं, एंड वो बताते हैं कि 10 साल पहले हमने आपसे कलर ब्लाइंडनेस कराया था, आज हम इस जॉब पे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी हम ठीक करते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट इन एवरी पेशेंट। डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, कि आपको क्या बिल्कुल ही कलर नहीं दिख रहे, या आप पार्शियल कलर ब्लाइंड हो, तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। सर एक चीज़ और बताइए आप मुझे कि आयुर्वेदा के थ्रू आप आंखों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप किसी आई हॉस्पिटल में जाएंगे ना, वहाँ पर सिर्फ मैंने जो सुना है, जब भी मैं अपने फादर के लिए भी विजिट किया था, सिर्फ कैटरैक्ट और लेजिक ट्रीटमेंट, ये दो वर्ड्स ही हर तरफ चल रहे होते हैं। मतलब हर बंदा जो है ना, कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट करा रहा है, कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट, लेजिक हो रहा है, लेजिक, यही दो वर्ड सुने हैं मैंने। कभी कोई थर्ड चीज़ सुनी नहीं मैंने उस आई हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने दोनों आंखों का करवाया उनका लेजिक, मैंने भी लेजिक ही करवाया वहाँ जी। पे। बट जितनी बार मेरी विजिट हुई, बस ये दो वर्ड्स मेरे कानों से गुजरे हैं। सो क्या यही दो ट्रीटमेंट्स हैं या और भी ट्रीटमेंट्स हैं आंखों के जो आप लोग कर रहे हैं बासु पे? देखिए, ऐसा है कि इन 2 चीज़ों के बारे में हर जगह इसलिए बात होती है क्योंकि इन 2 चीज़ों का ही इलाज है, ठीक है? लेकिन बाकी बीमारियों के बारे में इतना बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है मॉडर्न साइंस में। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं
जो आँखों से रिलेटेड है, जो लोगों को जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती, Right. उनको पता ही नहीं होता। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा में हमारी आँख की नसें सूख जाती हैं, तो उसमें जो है प्रेशर बढ़ जाता है आँखों का, जिसकी वजह से हम ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो हमारी ड्राई होती है उसका ट्रीटमेंट नहीं है मॉडर्न साइंस में। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से हमारे आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट जो मॉडर्न साइंस करती है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, लेज़िक करा जाता है। लेकिन क्योंकि पेशेंट डायबिटिक होता है तो बार बार उसको प्रॉब्लम रीअकर होती है, तो बार बार उसको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं या लेज़र कराना पड़ता है। तो इसके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसमें पेशेंट को पहले रात में दिखना बंद होता है और फिर धीरे 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 उसे दिन में भी दिखना बंद हो जाता है, पेशेंट गेट्स कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये हेरिडिटी होता है। बहुत सारी फैमिलीज मैंने देखा है कि फादर को था तो उनके आगे 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को ऐसा है, ठीक है, फिर उनकी फैमिलीज से चलती हुई आ रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट कजन्स की मैरिज होती है, ठीक है, आप पहले आप बोलते होंगे, जैसे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है, सब धर्मों में बोला जाता है कि सेम जो ब्लड रिलेटेड होते हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए ही बोला जाता था। तो जहाँ भी मैंने देखा है फर्स्ट कजन्स की जहाँ भी शादी होती है, उनके बच्चों को ये हेरिडिटी जेनेटिकल प्रॉब्लम आती है आरपी की, क्योंकि जो मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे पास आरपी के आते हैं उनकी जो फैमिली हिस्ट्री पता चलती है, तो उसमें ये पता चलता है कि जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने जैसे फर्स्ट कजन्स में शादी करी या उनके पेरेंट्स ने शादी करी, तो उनको ये ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, तो सबको ये प्रॉब्लम होगी। Got it. तो इसका कोई इलाज नहीं है। और हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, मैंने बात करी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, और अगर आपका रेटिना कमज़ोर है तो उसको रिवर्स नहीं करा जाता। ओल्ड एज मैक्यूलर डिजनरेशन है, जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो एज के साथ हमारी बॉडी डिजनरेट होती है, तो हमारी आँख के सेल्स, रेटिना के सेल्स भी डिजनरेट होते हैं, तो उसमें भी मना कर दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये इतनी सारी बीमारियां हैं और इसके इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हम आयुर्वेद में इन सब बीमारियों का इलाज करते हैं। तो बेसिक जो हमारा रिसर्च वर्क है वो रेटिना पे है, जहाँ पे एक्चुअल पिक्चर बनता है, जो बेसिक विजन को बनाता है, उसको हम ठीक करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीज जो हैं वो उसमें विजन भी वापस आता है, स्टेबल भी होता है, पेशेंट ब्लाइंडनेस से भी बचता है। सर ये सब चीज़ें जो आपने बताई, आई थिंक जितने लोग देख रहे हैं और इंक्लूडिंग मी, हमने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं है, क्योंकि इनको इतना दबा के रखा गया है। जैसे कि आपने बोला, आई थिंक इनका ट्रीटमेंट नहीं है तो इसकी बात ही मत करो, जिन चीज़ का ट्रीटमेंट है उनकी बात बिल्कुल। करो। बट इन सब बीमारियों के जिनके आपने नाम बताया, इनके पेशेंट्स हैं बहुत बहुत है, बिकॉज इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, ऑब्वियसली। ठीक है। आपको अगर 10 साल हो चुके, इसके इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हम आयुर्वेद में इन सब बीमारियों को इलाज करते हैं। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है, ठीक है। तो ये इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि डायबिटिक केसेस बहुत हैं। आरपी के केसेस बहुत हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्योंकि इसका इलाज नहीं है, तो मोस्ट ऑफ देम ऐसा होता है वो घर पे बैठ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप भैया डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना लो, घर बैठो, आपका कुछ नहीं हो सकता, आने वाले टाइम में आप ब्लाइंड होगे, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। तो इसके बारे में इसलिए कोई बात नहीं करता। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो घर पे बैठ जाते हैं ये सोच के कि हमारा तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, उनको जब हमारे बारे में पता चलता है, उनको होप मिलती है, तो उनको ये है कि अगर वो सही टाइम पे आ जाए, क्योंकि मैं भी तभी ठीक कर सकते हैं या हम भी तभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब पेशेंट की आंखों में रोशनी बची है। इफ़ द पेशेंट इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड तो हम कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट की अगर विजन बचा है, थोड़ी होप बची है, तो हम उसमें वहाँ पे उसकी आंखों को बचा सकते हैं। लेकिन कैटरेक्ट की भी बात करूँ, जैसे मैं, अगर पेशेंट मैच्योर है कैटरेक्ट उसका, तो भी उसको फिर सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टार्टिंग है, मैच्योर है, तो हम उसको दवाइयों से बचा सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बीमारियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इन बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल है। ऑब्वियसली, यस। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी है, आपने डायबिटीज़ की बात करी, तो डायबिटीज़ इज़ अ हाउस होल्ड डिजीज़ नाउ। Yes. सबके पास घर में आपको पेशेंट मिल जाएंगे कोई ना कोई जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, और साथ साथ ऑब्वियसली हाइपरटेंशन भी, बीपी भी है ही, और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन भी है लोगों को। Dangerous. हाँ, ये है कॉम्बिनेशन भी है। Yes.
एक ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा हर घर में जिसको बीपी और शुगर दोनों है। सो क्या ऐसा कंपलसरी है कि अगर आपको बीपी शुगर है तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम आकर आपकी आंखों पर इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा? बिल्कुल आएगा, और क्या आता मैं भी है। अर्ली इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकता हूँ अगर मुझे बिल- पता लग गया है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप साथ में हाइपरटेंसिव में हैं, तो आपको तो हर 6 महीने में अपने रेटिना का टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, आपको देख लेना चाहिए कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो कमज़ोर तो नहीं हो रही, क्या आपको कोई हैमरेजेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि छोटे छोटे हैमरेजेस से स्टार्ट होता है, जिसे हम विट्रस हैमरेज कहते हैं। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कमज़ोर कर देती है। राइट। और रेटिना पे जो भी हमारा सप्लाई जाता है ब्लड का, तो वहाँ पे उसका हाइपरटेंशन होने की वजह से जैसे ही बीपी बढ़ा, तो वहाँ पे फट जाती है, वो रैप्चर हो जाता है, जिसे हम विट्रस हैमरेज कहते हैं, और ब्लड आ जाता है। तो आपको क्या है कि सामने स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको ब्लड ज़्यादा आ जाता है जिन लोगों में, उनको फिर पूरा ब्लाइंडनेस हो जाती है कि रात को ठीक से सोए थे बट सुबह उठे तो ब्लाइंड हो गए, क्योंकि आँख के पीछे ब्लड आ गया रेटिना पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग हो जाती है मैक्यूला पे, सूजन आने की वजह से जो है आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ही डेंजरस है, और इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ब्लाइंड हो जाते हैं। तो अगर हम सही टाइम पे उसका हमें पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए, बहुत सारे लोग तो अपने डायबिटीज़ का भी टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं और उनको जब सिम्टम्स बताते हैं, तो मैं उनका टेस्ट कराता हूँ शुगर का या बीपी का। तो बहुत सारे लोगों का हाइपरटेंशन होता है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा होता है, या एक्सट्रीम जो है वो डायबिटीज़ जो है उनकी बड़ी होती है, और उनको पता ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है, क्योंकि लोग डरते हैं टेस्ट कराने से। राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है वंस यू आर 40 years ओल्ड, उसके बाद आपको अपने बीपी का और डायबिटीज़ का टेस्ट हर 6 महीने में, साल में कराते रहना चाहिए। और बीपी तो वैसे ही मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है आजकल लोगों में। राइट। राइट। तो स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ता है। अगेन पेन किलर की जो आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को सर में दर्द अक्सर रहता है, उनको पेन किलर्स नहीं, उनको अपना बीपी भी टेस्ट कराना चाहिए, कि हो सकता है कि आप हाइपरटेंसिव हो रहे हो स्ट्रेस की वजह से, और पता नहीं लगने की वजह से लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम होने की वजह से उनको स्ट्रोक्स होते हैं, हैमरेजेस होते हैं, आई में हैमरेज आते हैं। तो अगर सही टाइम पे आप इन सब चीज़ों का टेस्ट करा लें, तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और आंखों में जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे भी बच सकते हैं। ठीक है सर, हमने काफ़ी सारी डिजीज़ की बात तो कर ली। अब मुझे आप ट्रीटमेंट की बात बताइए कि हमने बात तो कर ली कि आपके पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। सो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है? क्या लिटरली हर्ब्स दी जाती हैं पेशेंट्स को, या इसकी मेडिसिन्स है जो आपने बनाई हुई हैं, उन मेडिसिन्स की ऑथेंटिसिटी क्या है? थोड़ा सा मेरा भी ट्रस्ट बने एक बार। बिल्कुल। सो इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं, पहली बात तो ये 100% हब हब बेस्ड है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड है, क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि लोग जो ट्रस्ट क्यों करें, जो आपने कहा ट्रस्ट, राइट। मैं भी नहीं करूँगा अगर मुझे अपनी आंखों में कोई दवाई डालनी है और मुझे उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी आंखों में कुछ भी डाल लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, आपको दवाई के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो मेडिसिन है, पहली बात तो ये है कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ, और सर्टिफिकेशंस क्या हैं, क्या ये अप्रूव्ड है या नहीं है। राइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो दवाइयाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, सबसे पहले तो एक जीएमपी सर्टिफाइड है, जिसे हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, जो हमारे जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो देती है। सेकंड, ये WHO जीएमपी सर्टिफाइड भी है। ओके। सो दैट वी गॉट फ्रॉम द CDSCO, जो हेल्थ मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। FDA जो है हमारा राइट। इंडिया का, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है कि जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी है मेडिसिन की, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास COPP है। COPP इज़ बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो मिलता है हमें FDA से। ओके। ठीक है, तो वो ये सब जो सर्टिफिकेट्स है ये हमारी मेडिसिन्स में है, तो वहाँ से ट्रस्ट बनता है। ठीक है, और जो हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पे हम मेडिसिन्स बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड की प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो हर्ब्स यूज़ करते हैं, वो कौन से वेंडर से ले रहे हैं, क्या उस वेंडर के पास वो सर्टिफिकेट्स हैं उसको बेचने के लिए, क्या वो उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है या बेटर रख रहा है, तो हम वहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स उठाते हैं। देन वो जब इंग्रेडिएंट्स हमारी फैक्ट्री में आते हैं, तो फिर हमारी जो इन हाउस लैब है, ठीक है, क्योंकि जब आपको WHO GMP चाहिए होता है तो आपको वो लैब मेंटेन करनी पड़ती है। राइट। उस लैब में उन इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट होता है।
टेस्ट में हम देखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया या वायरल या हैवी मेटल्स तो नहीं है, क्योंकि हैवी मेटल्स को लेके आयुर्वेद को लेके बहुत बोला जाता है कि इसमें तो हैवी मेटल्स होते हैं, इससे लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। हाँ, जहाँ पे इन सब चीज़ों का लोग ध्यान नहीं देते वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, हैवी मेटल्स का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अगर टेस्ट नहीं है तो उसमें इन्फेक्शंस आ सकते हैं, उसमें पॉइजनस कोई हैजार्ड्स या पॉइजनस चीज़ें तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बार आपका इंग्रेडिएंट टेस्ट हो गया, देन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको किस प्रोसेस से बना रहे हैं। जैसे आई ड्रॉप की बात करते हैं, तो आई ड्रॉप क्योंकि आप ये आँख में जा रहा है तो वो स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा उसकी उसमें, True. या कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो उसके लिए राइट फ्रॉम जो आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो WHO GMP सर्टिफाइड है या नहीं है जहाँ से वो आ रही है, तो उसको कैसे स्टेराइल किया उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सर्टिफिकेट वहाँ पे है या नहीं है। फिर जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस में कितना ध्यान दिया जा रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। क्या आपका जो फैक्ट्री यूनिट है वो AHU है, स्टेराइल है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के तो हम भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमने जगत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट आता है फिर से उसके टेस्ट होते हैं। उसे हम इन हाउस भी टेस्ट करते हैं अपने लैब में, और बाहर जो NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं उस पर भी उसका टेस्ट कराया जाता है। और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से बाहर निकलता है। ओके। तो दिस इज़ द वे वी मैन्युफैक्चर अवर प्रोडक्ट्स। तो आपने जो क्वालिटी की बात करी, ट्रस्ट की बात करी, वो वहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद अपनी आंखों में आप डाल रहे हो, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्या वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, लॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रॉप से या लॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। तो इसके लिए फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। राइट। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है, तो जैसे हमारे दवाई का क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो ICMR से रजिस्टर्ड ट्रायल हुआ, और हमने जो है 6 महीने तक उसका ट्रायल कराया मेडिसिन का, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड हुआ ICMR क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है। ठीक है, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, गूगल पे जब आप Right. मेडिसिन का नाम डालेंगे तो वहाँ पे वो ट्रायल आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करती हैं, और ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद ही आप मेडिसिन को यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेगेसी 40 साल से हम ये कर रहे हैं, तो राइट फ्रॉम द 40 ईयर्स आज तक किसी पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। तो ये भी एक प्रोसेस है जो 40 साल में हमने देखा। तो इससे एक ट्रस्ट पेशेंट का भी बढ़ता है कि हाँ, ये 40 साल से ये काम कर रहे हैं, और इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को उन्होंने ठीक भी किया और कोई ना किसी साइड इफेक्ट के। Obviously. तो यहाँ से ट्रस्ट बनता है। तो ये तरीका है बेसिक, कि आयुर्वेद में भी अगर जाना है या किसी भी पैथी में जाना है तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर और आप अपनी मेडिसिन को किसी पेशेंट को दे रहे हो। सर एक और चीज़ लगती है मुझे, लोग नॉर्मली किसी एलोपैथी मेडिसिन को ट्रीट कर लेते हैं जो कि जिनका कोई सेंटर आप जानते भी नहीं हो। आपने ऑनलाइन बस एक नाम है उनका, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है और आपने ट्रस्ट कर लिया। बिल्कुल। बट आपका यू हैव अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यू हैव एन हॉस्पिटल जहाँ पर ये चीज़ें लोग आ भी सकते हैं डायरेक्टली आपसे बात Yes, करने। yes, yes. बट वहाँ पे थोड़ा लोगों को लगता है कि अरे हमें नहीं करना, बट जहाँ जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। वो ऐसा माइंडसेट ही ऐसा है, कल्चर ही ऐसा है। अब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा दवाइयों का। सेकंड क्वेश्चन होता है कितने लोगों को ठीक किया है। हाँ। ठीक है, अभी तक आपने इस बीमारी को कभी ठीक भी किया है क्या? इस बीमारी के लोग आते हैं आपके पास, बट इफ़ यू गो टू अ एलोपैथिक डॉक्टर तो आप कभी नहीं पूछोगे। सर डॉक्टर छोड़ो, केमिस्ट 6 गोली देता है हाँ, कोल्ड की, आप खाते हो खत्म। हाँ, तो आप उस सवाल नहीं करते हाँ। कि आपने कितने ऑपरेशन करे, कितना कुछ किया, क्योंकि ट्रस्ट अभी बना रहे हैं लोग, धीरे Right. धीरे ट्रस्ट बन रहा है। सो वो जो ट्रस्ट है वो तभी बनता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और एक क्वालिटी भी दे रहे होते हैं पेशेंट्स को या कस्टमर को। जब कस्टमर देखता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट के पास ये अप्रूवल्स हैं, जैसे अब अभी जगत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को US FDA भी मिल गया। तो US FDA एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम US FDA के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी टीम आती है इंस्पेक्शन करने, आपका इंस्पेक्शन करती है, आपकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करती है। वहाँ पे भी वो आपके प्रोडक्ट का अपने लैब में टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ के नॉर्म्स आर मोर डिफिकल्ट। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जो क्वालिटी जब हम प्रोडक्ट देते हैं लोगों को तो लोगों का ट्रस्ट बनता है, तो इसलिए लोग यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन वही है कि वो अभी भी इंडिया में अभी भी वो कल्चर है। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेशली द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, तो अभी भी लोग उस लेवल पे शायद अभी भरोसा नहीं करते। लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं,
आई थिंक लोग उसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। बट सर आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप इसके बारे में बात करो, एंड आपकी ही ये एंशियंट पूरी थ्योरी है जिसको बाहर लोग फॉलो कर रहे हैं, बाहर लोग ट्रीट कर रहे हैं और आप हेजिटेट कर रहे हो। एंड व्हेन वी से कि ट्रीटमेंट विदाउट साइड इफेक्ट्स, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बट इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। आई थिंक हमें लोगों को और सेंसिटाइज करना चाहिए इसके बारे में, और ये पॉडकास्ट भी हेल्प करेगा उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस देने में कि इस चीज़ से घबराना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करो, मैं तो कहता हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए, बट अगेन यू हैव टू से कि आप, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल में आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे जो ऑथेंटिक लोग नहीं है वो भी इस चीज़ में आ गए। ठीक है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कभी आयुर्वेद में काम नहीं किया, वो भी आयुर्वेदिक में प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैं आँखों की बात करूँ तो आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले मैं देखता था कि आयुर्वेद में आँखों में बहुत कम प्रोडक्ट्स आते थे, लेकिन पिछले साल 2 साल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, तो आई हैव सीन कितने लोग आँखों को लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। ट्रू। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले उसका पूरा आप उसके बारे में जानें। कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देख के ऐसे ना खरीदें। तो यू शुड नो कि ये प्रोडक्ट है, कितना पुराना है, कितने सालों से है मार्केट में, सर्टिफिकेट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ों में काम कर रहा है, उसके ट्रायल्स है या नहीं है, तभी यूज़ करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें इस वजह से ख़राब हो जाती हैं क्योंकि मार्केट से वो कोई भी आई ड्रॉप या कोई भी प्रोडक्ट लेके अपनी आंखों में डाल लेते हैं, और उसमें स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जिसके आपका कॉर्निया भी ख़राब हो सकता है और आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो इससे जो है आपकी जो स्वास्थ्य है आयुर्वेद से बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। राइट। सर अब मैं आपसे जिस प्रॉब्लम की बात करने जा रहा हूँ, 3.5 से 4 करोड़ लोग जो है ना इसकी चपेटे में हैं। वो है दिल्ली पोल्यूशन। दिल्ली पोल्यूशन जो है, मतलब ये टाइम चल रहा है जब पोल्यूशन है, और सबसे पहले जो पोल्यूशन महसूस होता है ना वो आंखों से आइज होता में है। होता है, हाँ, जलन वाटरी स्टार्ट आइज, होती जलन हो जाती है, आपको लाल होने लगती हैं आंखें। हम लोग मास्क को लगा लेते हैं, आपने अपने लंग्स को सिक्योर कर लिया, थोड़ा सा कोशिश कर ली सिक्योर करने की, बट हमने कभी आंखों के बारे में बात नहीं करी। आंख जल रही है, हाँ पानी मार लिया, मल लिया, टिश्यू से साफ कर लिया, यही है बस। ओवर द टाइम, जितने टाइम से पोल्यूशन हम फेस कर रहे हैं दिल्ली वाले, हमने सिर्फ इतना ही किया आंखों के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बट क्या पोल्यूशन से आंखें डैमेज हो रही हैं हमारी? बिल्कुल हो रही है। और जो 3 चीज़ें आपने बोली, आंखें धो लिया, मल लिया और टिश्यू से साफ कर लिया, ये तीनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, और ये प्रिकॉशन है हमारा। और हर आदमी यही करता है। हाँ। ठीक है, पानी डाल लिया, आंखों में झपट्टे मार लिए, आंखें और ड्राई हो गई। ठीक है, हमारा जो नेचुरल लुब्रिकेंट आँख का वो हमने वॉश आउट कर दिया। ठीक है, मल लिया, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी आंखों में गया हुआ है तो मलने से बहुत सारे लोगों के कॉर्निया में स्क्रैच आ जाता है, स्पेशली बच्चे बहुत करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है। और टिश्यू लगा लिया, टिश्यू से पोंछ लिया। अब हमने ये नहीं देखा कि टिश्यू में बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है, वो हमने आंखों में मल लिया, पोंछ लिया। ठीक है, लोग हैंकी भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, कि वही हैंकी पोंछा, फिर पॉकेट में डाला, फिर उसे निकाला, फिर पोंछ लिया, उसी में छींक भी लिया। हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये और भी प्रॉब्लम वाली हैं। तो फिर ये दिल्ली 3 पोल्यूशन चीज़ें में तो क्या करनी ही करें नहीं हम? है। आंखों के लिए क्या करें सर? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चश्मे का यूज़ करें, ग्लेयर्स का यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में जो एयर में पॉल्यूशन है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आइज़ में ना आए। इससे आप फॉरेन पार्टिकल से भी बच सकते हैं और पॉल्यूशन से भी थोड़ा बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आप लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, पानी से ज़्यादा ना धोएं। ठीक है, उससे ड्राइनेस बढ़ेगी आंखों में। अगर आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो कोई भी मेडिसिन ना ले मार्केट से जाके कि मेडिकल स्टोर पे गए, भैया इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आंखें लाल हो रही है, ड्रॉप दे दो। ठीक है, इसमें आपको डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेरॉइड का यूज़, एंटीबायोटिक का यूज़ लंबे टाइम तक कर लिया तो उससे आपको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों बन सकता है। और बहुत सारे पेशेंट्स को बनता भी है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और स्पेशली यंगस्टर्स बहुत आते हैं कि कैटरेक्ट हो गया कम उम्र में, 25, 28, 30 ईयर्स की एज में उनको कैटरेक्ट हो गया। ओके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ड्रॉप ऐसा जो था जिससे उन्हें आराम मिल रहा था वो लंबे टाइम तक डाल लिया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसका यूज़ कर लिया, कि इचिंग हुई डाल लिया, रात को सोते वक्त डाल लिया, रेड हुई उसे डाल लिया, तो उसकी वजह से उनको ये 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत कम एज में उनको ये सब प्रॉब्लम्स, बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचें। ठीक है, आईलिड टिश्यूज़ की मैं बात करता हूँ, जो नेचुरल टिश्यूज़ हैं, आईलिड टिश्यूज़ आते हैं मार्केट में बहुत सारे, जिसमें कोई भी अल्कोहल यूज़ नहीं होता, उसका आप यूज़ करें। यू कैन उससे साफ़ करके आप उसको थ्रो कर दें। ओके।
ठीक है, क्योंकि वो स्टेराइल्ड होता है, उसको ओपन करें, उसका यूज़ करें और फेंक दें, थ्रो कर दें। और अगर इस मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल इन्फेक्शंस बहुत आ जाते हैं पॉल्यूशन में, तब भी हैंकरचीफ का यूज़ तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, अवॉइड करें स्विमिंग पूल्स का, बहुत अवॉइड करें, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसकी जो एक लेयर है वो आउटडोर पूल्स में भी पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारी आंखों में बैक्टीरियल और एलर्जिक्स जो है बढ़ सकती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लें तो आप बच सकते हैं पॉल्यूशन से। बट सर, अगर मैं समझना चाहूँ कि हाउ बैड कैन इट गो, दिल्ली पोल्यूशन आँखों पर कितना डैमेज कर सकता है? क्या इसकी वजह से, दिल्ली पोल्यूशन की वजह से कोई ब्लाइंड भी हो सकता है? नॉट एग्जैक्टली ब्लाइंडनेस ऐसे नहीं होती है। हाँ, आपको अगर बहुत लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन रह रहा है जो होता है पॉल्यूशन की वजह से, तो हाँ इरिटेशन रह सकती है आपको लंबे टाइम तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अंधे हो जाएंगे उस चीज़ से। अगर आप उसका टेक केयर कर रहे हैं अपनी आइज़ के, तो ऐसा कोई सच बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। सर, घर में अच्छी चीज़ें खाओ तो आंखें ठीक रहती हैं, ऐसा बहुत बातें होती हैं। स्पेशली पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि ग्रीन वेजीज खाओ, कैरेट का इस्तेमाल करो और बहुत सारी सब्जियां हैं जिससे आंखें आपकी थोड़ी बेटर रहती हैं। तो पहले तो ग्रीन वेजीज की बात करो आप मुझसे कि क्या ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से आपको ऑब्वियसली यू गेट आयरन, सो आंखें उसमें सपोर्ट मिलता है ग्रीन वेजीज से आंखों को? देखिए, पहले अगर आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो जो हमारी आई साइट है, जो आई स्ट्रेन पड़ता है या विजन लॉस है, वो जो हमारा पित्ता होता है आँखों के, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऐसे टाइम पे अगर हम जो इंग्रेडिएंट्स जो ग्रीन लीव्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है ये आँखों को। ठीक है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाता है, एक कूलिंग इफेक्ट होता है, तो इसमें विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन ए होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा आई स्ट्रेन जो पड़ता है या आई हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, और ये लुब्रिकेंट भी देता है। ठीक है। ठीक है, अगर हम कैरेट की बात करें, तो ऑरेंज बात करते हैं हम, कैरेट की बात करते हैं, तो उसमें विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए जो है एंटीऑक्सीडेंट देता है आँखों को, तो उससे हमारी आँखों की हेल्थ ठीक रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इंग्रेडिएंट त्रिफला एक बहुत अच्छा जी, जी। इंग्रेडिएंट है जिसकी सब बात करते हैं। तो उससे जो है, उसको खाने से जो हमारे आँखों में लुब्रिकेंट्स मिलता है और हमारा विजन इंप्रूव होता है। आंवला की बात करें, तो आंवला को रसायना बोला गया है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आई। ठीक है, उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है विटामिन ए होता है, उसकी वजह से जो है हमारी आँखों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और अगर हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, तो बेसिकली जो आयुर्वेद की, अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ, तो स्पाइसी फूड, फैट जो जिसमें फैट रिच फूड होता है, वो आपकी आंखों को परेशान करता है, क्योंकि वो पित्ता के बैलेंस को बिगाड़ता है। ओके। तो पित्ता बढ़ने की वजह से या फिर आपकी जो है आपकी आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स जिस भी चीज़ में, जिस भी फूड में है, उसका यूज़ से जो है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका विजन वापस आ जाएगा, आप ब्लाइंड होने से बच जाएंगे, बट इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द आई साइट। राइट। तो सर, आप मुझे ऐसे 5-6 जो घर में चीज़ें हैं उनके नाम बताओ जिनसे आई साइट बेटर हो सकती है, जिनका यूज़ हमें अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। कैरेट्स का बहुत अच्छा रोल है। जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स होंगे, जैसे आप रेड पेपर की बात करें, येलो पेपर की बात करें, ग्रीन की बात करें, कैरेट की बात करें, तो ये सारे जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। आलमंड्स बहुत अच्छा विटामिन ई होता है उसमें, ठीक है। और आयुर्वेद में बोला गया है, और आजकल तो सब लोग सोक करके उसे खाते हैं सुबह, तो आयुर्वेद के हिसाब से भी वो आपकी आई हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। आलमंड्स की बात करते हैं तो, और त्रिफला जो मैंने बताया, आंवला, आंवला का बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह उसका आंवला का जूस पी रहे हैं, या जो भी आप वेजिटेबल्स जो भी जूस पी रहे हैं उसमें आंवला डाल दें, तो इससे बहुत अच्छा आपकी आंखों की हेल्थ को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ठीक है। सर, ये चीज़ मुझे आपसे एक और चीज़ इसमें समझनी है कि बच्चे जो है ना, आज के टाइम पे बच्चों का भी स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली पेरेंट्स ने बढ़ा दिया है। बच्चों को नॉलेज हो ना हो क्या चल रहा है स्क्रीन पे, लेकिन पेरेंट्स थमा देते हैं ये ले। और वहीं हम देखते हैं कि वही 5 साल 4 साल और अब तो 2-2 साल के बच्चे जो है उनको चश्मे लग गए हैं। अब वही घूम फिर के बात ये आ जाएगी कि स्क्रीन टाइम कैसे अवॉइड करें, बट बच्चों के लिए आई केयर क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन टाइम? तो वो तो क्योंकि पेरेंट्स के हाथ में है वो कैसे कम करेंगे, बट उसके अलावा क्या आई केयर है उनके लिए? स्क्रीन टाइम अवॉइड हो जाता है जब पेरेंट्स को पता चलता है कि चश्मा लग गया। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और उनके बच्चों का जब आई साइट जो है वो बहुत हाई नंबर आते होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ स्क्रीन टाइम कितना है, तो कहते हैं बस अभी जब हमें पता चला तब से 0 है। ठीक है, तो जब उनको पता चलता है कि भाई आँख खराब हो गई, स्क्रीन टाइम बंद कर देते हैं, तो वो पहले ही कर लो ना।
तो वो नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स भी अभी बिजी हैं, जो वर्किंग है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो वो स्पेशली बच्चे जो आज की डेट में खाना भी खा रहे हैं तो वो मोबाइल सामने रख के खा रहे हैं, तो वो ना खाना सही से डाइजेस्ट हो रहा है और आंखें तो खराब हो ही रही हैं। कोविड के बाद से जो नंबर ऑफ मायोपिक केसेस इन किड्स जो बढ़े हैं वो 30% बढ़े हैं। ठीक है, जो मेरे पास पहले आज से 10 साल पहले 1 या 2 या 3 बच्चे आते थे जिनके नंबर्स होते थे, आज की डेट में वो 15 से 20 हो गए हैं एवरी डे। और ये ऐसा नहीं है, वो इंडिया में नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसा है। जो स्टडीज़ आ रही हैं कनाडा में, अभी मैं एक स्टडी देख रहा था, वहाँ भी हाइक आया बच्चों के मायोपिया में। वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने स्टार्टिंग से ही नियर में मोबाइल रख के, और हमारा जो जो टाइम होता है 5 से लेके 3 साल से लेके 11-12 साल तक, वो डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होता है, जो नसें हैं उनका डेवलपमेंट होता है, आई बॉल का डेवलपमेंट होता है। और वो डेवलपमेंट जो है हम नियर विजन में देख देख के उसका डेवलपमेंट रोक लेते हैं और हमें दूर का नंबर लग जाता है। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है उससे, देखिए इसके भी पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्क्रीन टाइम। आप हेरिडिटी भी हो सकते हैं, मॉम डैड को जैसे आपके हाई नंबर्स हैं तो बच्चे में आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बट वो परसेंटेज कम है कि उनको बिना स्क्रीन टाइम के ही हाई नंबर लग गया। डिपेंड्स ऑन कि वो बच्चे का कैसा हेल्थ है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चों को चश्मा लग रहा है, वो स्क्रीन टाइम की वजह से लग रहा है। ठीक है। तो पहला तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि इसका कोई सेकंड वो ऑप्शन नहीं है, आपको स्क्रीन टाइम कम करना ही पड़ेगा। बिना स्क्रीन टाइम कम करे उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट है आएगा वो सही नहीं होगा। स्क्विंट भी आ जाता है बहुत सारे बच्चों को, आँख टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि जितना हम पास लाएंगे स्क्रीन को हमारी आंखें और सेंटर में आएंगी। तो बहुत सारे बच्चों को स्क्विंट भी इस वजह से आ जाता है, क्योंकि हल्की सी भी आँख कमज़ोर है और पेरेंट्स को पता नहीं है, तो वो जो है विजन लॉस होना शुरू हो जाता है और स्क्विंट आ जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कैसे, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि हमारे बच्चे की आई साइट वीक है। तो पेरेंट्स पूछते हैं या लोग पूछते हैं कि कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगे। तो मैं ये बोलता हूँ पेरेंट्स को कि अगर 3-4 चीज़ें आप अपने बच्चे पे हमेशा ध्यान रखें। एक तो वो जो स्क्रीन देख रहा है या बुक्स पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको बहुत पास तो नहीं लेके आ रहा अपनी आंखों के। अगर वो ऐसा कर रहा है, अपने पास लेके आ रहा है, दैट मीन्स कि उसकी आई साइट वीक हो रही है। क्या वो टीवी देख रहा है अगर, तो वो पास जाके तो नहीं देख रहा, कि पहले वो पीछे बैठता था बच्चा, वो धीरे धीरे पास जा रहा है टीवी के, दैट मीन्स कि उसको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल में जो अपना क्लास वर्क कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स तो नहीं आ रही, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की शिकायत जो आती है वो स्कूल से ही आती है। जब टीचर बोलता है कि आप अपने बच्चे की आई टेस्ट कराओ, तो मैक्सिमम पेरेंट्स को तो तब पता चलता है कि उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं बहुत। तो ये भी है। और वैसे तो आपका बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करे 3 ईयर्स 4 ईयर्स का हो जाए, तो वैसे भी अपने बच्चों का आई टेस्ट करा लेना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में एक आँख कमज़ोर होती है और एक आँख ठीक होती है। तो वो जो आँख ठीक हो रही होती है उससे वो बिल्कुल सही देख रहा होता है, और आँख जो कमज़ोर होती है वो लेज़ी हो जाती है। तो हम जिसे एम्ब्लॉयपिक आई कहते हैं, लेज़ी आई कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी जो है बहुत टाइम बाद पता चलता है कि उनकी एक आँख बिल्कुल ख़राब हो गई या कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप आई टेस्ट कराते रहेंगे रेगुलर तो पता रहेगा। और अगर ऐसा कोई सिम्टम देख रहा है तो आप तुरंत जाएं, आप उसकी आई साइट टेस्ट कराएं। और क्योंकि अब वैसे आप अगर बात करें तो डॉक्टर क्या है, वो चश्मा दे देता है कि ये लो चश्मा लगा लो। लेकिन आई साइट को कैसे ठीक करें, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बेटर करें, कैसे स्टेबल करें, क्योंकि डॉक्टर बोल देता है कि अभी चश्मा लग गया, अब 18 साल तक काम चलाओ, फिर लेजिक कर देंगे। है ना। अब 18 साल तक बच्चे की आई साइट कमज़ोर और कमज़ोर हो रही है। ठीक है, हर 6 महीने में उसका नंबर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई ट्रीटमेंट तो मिल ही नहीं रहा कि आँखों को कैसे हेल्दी रख सकें, विजन कैसे वापस ला सकें, कैसे चश्मा उतार सकें, कैसे इसको और स्टेबल कर सकें कि वो 11-12 साल तक उसका नंबर बहुत हाई ना जाए। यहाँ पे आयुर्वेद का काम आता है, जहाँ पे जो है पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनकी आई साइट इम्प्रूव भी करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही नंबर आ गया है तो उसको उतार भी देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स है और वो नंबर प्रोग्रेसिव मायोपिया की तरफ जा रहा है तो उसे रोक भी देते हैं कि आगे नंबर ना बढ़े। और जो उसका रेटिना कमज़ोर हो रहा है, जो नसें कमज़ोर हो रही हैं, उस पर भी काम करता है आयुर्वेद, और उससे जो है उसका विजन लॉस होने से बच्चे बच सकते हैं। नाइस सर, आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल सेक्शन था, क्योंकि आपने जैसे बोला ना, पता ही नहीं चलता बच्चों में, आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है, क्योंकि बड़ा तो बोल देगा हाँ दिख नहीं रहा ठीक से मुझे, बच्चा बोलता भी नहीं है। Yes. उसके आपको सिम्टम्स ही कैच करने हैं। सो वेरी गुड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। लेकिन सर कुछ यहाँ पर ना ऐसे गूगल क्वेश्चंस है मेरे पास जो लोग बहुत सर्च करते हैं अबाउट आई केयर, आई मिथ्स। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा सा मुझे आंसर करें। आंसर आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बट लाइक ये क्वेश्चंस है जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है सर, मोबाइल फोन्स ज़्यादा यूज़ करने से ब्लाइंड हो सकते हैं क्या?
नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे, बट हाँ विजन लॉस तो बहुत तेज़ी से होता है। सोलर एक्लिप्स अगर देख लिया तो ब्लाइंड हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, रीज़न है उसके पीछे। क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो जो जो मून है वो सन के बीच में आ जाता है, और रेडी जो लाइट्स है वो कम हो जाती है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सन गेजिंग कर लेते हैं और देख सकते हैं आराम से, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट आंखों में नहीं पड़ रही। बट उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो रेडिएशन है, वो कम नहीं होती। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, अगर हम बहुत देर तक अगर सोलर एक्लिप्स में देख लें तो हमारे आँख के रेटिना को डैमेज कर देती है, जिसे हम सोलर रेटिनोपैथी भी कहते हैं। ओके। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्लाइंड भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज फैशन के लिए पहनना, ये आपके आइज़ के लिए हार्मफुल है? डिपेंड्स आपको सूट कर रहे नहीं कर रहे। अगर आपको सूट कर रहे हैं और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है या आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही, तो आप पहन सकते हैं उसे। हाँ, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते, तभी वो ज़बरदस्ती पहन लेते हैं और उसकी वजह से उनके कॉर्निया में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको आई इरिटेशन नहीं हो रही, आप इजीली लगा सकते हैं, तभी लगाएं। अगर आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन हो रही है तो बिल्कुल यूज़ ना करें। चश्मे पहनने से आईसाइट और वीक होती चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं चश्मा आपको हेल्प करता है, ठीक है, ताकि टू मेंटेन द आई साइट। क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे और आपकी आई साइट बहुत वीक है, तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से और तेज़ी से वीक हो सकती है। तो अगर आपकी आई साइट वीक है, आप साथ में चश्मा लगाएं और साथ में उसके लिए दवाइयाँ भी करें टू इम्प्रूव द आई साइट ऑल्सो। आयुर्वेदा एक बहुत ही स्लो एक्टिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, ये इसको ऐसा बोला गया है, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदा हर चीज़ पे काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम अगर उसको अपनी बॉडी को के जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज पे नहीं जाएंगे तो वो कभी भी हमेशा के लिए ठीक नहीं होगी। तो आयुर्वेद में रूट कॉज में काम करते हैं, एंड इट टेक्स टाइम। अपनी बॉडी में आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो वो एक दिन में नहीं होता, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी अपनी अपनी बिल्ट भी बनानी है, अपने आप को फिट भी करना है, तो वन डे प्रोसेस नहीं है। तो धीरे धीरे ही आप फिट होंगे, धीरे धीरे उस पर काम करेंगे। तो आयुर्वेद भी यही करता है, रूट कॉज पे काम करता है। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जिसका बहुत जल्दी भी रिजल्ट है। बहुत सारी मेडिसिन है आयुर्वेद में। तो ऐसा नहीं है कि भैया अगर आयुर्वेद में हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो 6 महीने बाद या साल भर बाद ठीक होंगे। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका बहुत क्विक रिजल्ट भी है। इज आयुर्वेदा अ कॉस्टली ट्रीटमेंट? क्वेश्चन मार्क। देखिए, ऐसा है कि अगर, जो मैंने आपको बात कही कि अगर आप उस सर्टिफिकेशंस, उस लेवल पे अपनी फैक्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं और आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो खर्चा तो होगा ही उसमें। और ऑब्वियसली जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को भी बेयर करने पड़ेंगे। अगर आप बेस्ट, जैसे हमारे गडकरी जी कहते हैं, बेस्ट रोड चाहिए तो टोल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो वैसे अगर बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी है। बट कंपेरेटिवली इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्जरीज या मॉडर्न साइंस, तब भी अभी बहुत सस्ता है आयुर्वेद। आई मेकअप करने से भी आंखें डैमेज होती हैं? डिपेंड्स कि आप कौन सा करें। अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करें, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ अगर आप जो आई लाइनर्स लगाते हैं, जो आई मेकअप होता है, और काजल लगाते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसमें लेड होने के चांसेस बहुत होते हैं। और लेड जो है वो हैवी मेटल होता है जो आपकी कॉर्निया को ख़राब कर सकता है। तो अगर आप आईलाइनर लगा रहे हैं, आई लैशेस लगा रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का अच्छी है। क्वालिटी का यूज़ करें। ठीक है। सर, आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एक्सपायर भी करती हैं। ठीक है, तो उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं कि इसकी क्या एक्सपायरी है। ठीक है, जिसको हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट कहते हैं कि क्या उसका शेल्फ लाइफ कितनी है बेसिकली। तो अगर उसकी शेल्फ लाइफ जो भी आपकी मशीनरी बता रही है, अगर उसके हिसाब से उसकी एक्सपायरी रखें तो बेटर है। हाँ, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन यह है कि जो क्वालिटी है उसकी, जो उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। Okay. सर, आपको कोई ऐसा केस याद है जो आपके हॉस्पिटल में आपने ट्रीट किया हो, जो आपके दिल के बड़े करीब है? आई एम श्योर कि एवरी डे आप इतने केसेस ट्रीट कर रहे हो, बट ऐसा कोई केस जो आपको लगता हो कि हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आया था एंड इसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया ऐसे? ऐसे तो रोज़ ही बहुत सारे केसेस आते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। Yeah. क्योंकि आई एक ऐसी चीज़ है और जो मैंने बीमारियां बताई हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और पेशेंट जो है वो सब जगह घूम चुका होता है, सब जगह जा चुका होता है, बेस्ट टू बेस्ट इंस्टीट्यूट पे जा चुका होता है, और वो एक होपलेस हो जाता है। तो वो सारे जो पेशेंट्स हैं ना, वो उनके अंदर इतने इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो वो जब आते हैं और मेरे साथ शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और इतने सालों से जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पे बैठे हुए इतने सालों से और इंस्टेंटली उनको हमारे बारे में पता चलता है, राइट। तो वो फटाफट आते हैं। अभी एक ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास पेशेंट आया था, तो उसको रेटिनल इश्यूज़ थे, तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन किया
एंड ही गॉट सो एक्साइटेड कि उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया और नेक्स्ट डे फ्लाइट पर करके वो हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली मुझे जो लगता है कि ये सब चीज़ें मैं क्यों नॉलेज शेयरिंग या क्यों लोगों को बताता हूँ कि जो लोग, जिनको पता ही नहीं है कि हम ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं होपलेस होके, जिनकी फैमिली में जो है जनरेशन से बीमारी आ रही है और उनको पता है कि, और बहुत सारे लोग तो इसलिए आगे शादी भी नहीं करते हैं या कि हमारे बच्चों को भी ये सेम प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो होपलेस हो जाते हैं, तो उनको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं और उनको होप देते हैं, तो वी गेट दैट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। राइट। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं एवरी डे। वी सब हम मेरे दिल के करीब हैं क्योंकि वो इमोशंस और जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस उनकी लाइफ में होता है, एंड व्हेन आई सी द हैप्पीनेस और स्माइल, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि हाँ आपकी आंखें ठीक हो सकते हैं या आप ब्लाइंड होने से बच सकते हैं, तो वो जो हैप्पीनेस देखता हूँ, स्माइल देखता हूँ, तो उससे बहुत खुशी मिलती है मेरे को। आई एम श्योर सर। आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है जब लोगों को एक ट्रस्ट मिल जाता है कि हाँ ये, जब डॉक्टर ही ट्रस्ट दिखा देता है ना कि हाँ ये बिल्कुल। हो सकता है ट्रीट, तो लोगों में एंड दे और गेट सरप्राइज ऑल्सो या कि भाई आज तक किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम ब्लाइंड होने से बच जाओगे, एंड इन्होंने बोला। तो वो सरप्राइजिंग भी होता है, वो हैप्पी भी होते हैं, खुश भी होते हैं कि अरे डॉक्टर, एक बार डॉक्टर ने बोल दिया। और मुझसे कहते भी कि आज तक किसी ने नहीं बोला ऑब्वियसली सर। और आप बोल रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो अगर ऐसा हो गया। और बहुत सारे पेशेंट्स तो ये भी कहते हैं कि मुझे ठीक मत करो, मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन जितनी है अगर आप उतनी भी रोक लोगे तो मैं आगे, मेरा जो है लाइफ लॉन्ग काम चल जाएगा। अगर यहाँ भी रोक लो डॉक्टर साहब तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। राइट। डॉक्टर बासु, क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को? व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज जो लोग देख रहे हैं उनको? क्या समझाना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी आँखों की प्रॉब्लम को लाइटली ना लें। इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ आई साइट, जस्ट गो टू अ आई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपना फुल चेकअप कराएं, अपने रेटिना को स्कैन कराएं, अपने ऑप्टिक नर्व को स्कैन कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग की ऑप्टिक नर्व भी जो है वो ख़राब होती है, तो इस उनको पता नहीं चलता। तो अपने चीज़ों को देखें कि आपकी आँखों की रोशनी क्यों कम है, ठीक है। अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम करें ताकि आपको जो है ब्लाइंडनेस बचे। और स्पेशली इन द किड्स, जो मदर्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें, राइट। ठीक है, जिसकी वजह से उनके विजन लॉसेस हो रहे हैं। और अगर उनको कोई स्कूल से शिकायत भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, जस्ट गो टू द डॉक्टर और अपनी आई टेस्ट करें, अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि आंखें रोशन है तो सब रोशन है। ट्रू। सर मैं भी चश्मा पहन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं एक बार आके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल। यूजुअली मुझे चश्मा जो है ना सर, ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब भी मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ या मतलब स्ट्रेस रहता है, तो मुझे लगता है कि अब से लगा के रखेंगे। वही जैसे आपने बोला, वही सेम यस। थॉट है कि कभी हुआ तो इसका लेजिक करा के हाँ, यस उतरवा यस देंगे। यस। बट अगर आप लेजिक की भी बात करें, देखिए अगर आपको इंस्टेंटली आपको बहुत ज़रूरत है या आपके डेली रूटीन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आपके नंबर्स बहुत हाई हैं, तो आप लेजिक करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जब भी आप लेजिक कराएं तो आप हमेशा, डॉक्टर्स करते हैं, रेटिना टेस्ट भी करते हैं, आपकी कॉर्निया की मजबूती भी देखते हैं, लेकिन बहुत बार जो है, बहुत मैंने देखा है पेशेंट्स को इस बारे में बताया नहीं जाता कि आपका रेटिना कमज़ोर है और लेजिक कर दिया जाता है। राइट। तो अगर आपको लेजिक कराना है तो यू शुड बी 100% श्योर कि आपका रेटिना और आपका कॉर्निया उतना मजबूत है कि वो आने वाले सालों में आपको दोबारा परेशानी ना दे। क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स जो लेजिक करा के 10 साल बाद, 12 साल बाद वो दोबारा आते हैं, क्योंकि उनका रेटिना कमज़ोर होता है एक टाइम पे और उनका विजन फिर बहुत तेज़ी से कम होता है और बहुत तेज़ी से उनका जो चश्मा आना शुरू हो जाता है। राइट। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप करा सकते हैं। बट मुझे तब भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक एक बिना साइड इफ़ेक्ट्स का ट्रीटमेंट है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद को दें, ठीक है। और अगर एक बार आपका आयुर्वेद से आपकी चीज़ें अगर सॉल्व हो जाती हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, और नहीं होती तो फिर देयर इज़ अ सेकंड ऑप्शन। तो हमेशा जो है आयुर्वेद को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, मैं यही बोलूँगा। सो लेट मी फिक्स एन अपॉइंटमेंट। श्योर। बट थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड आई थिंक काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता ही नहीं थी अबाउट अबाउट आर आई। यस। हम उसके बारे में जानते नहीं थे, बट वो आज हमें पता चला। एंड वी ऑल होप कि हम अपने ही जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन है, क्योर है, उस पर थोड़ा विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। मेरा ये पॉडकास्ट करने का भी रीज़न ये था कि हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। देखिए मेरे फादर का, जब उन्होंने रिसर्च किया था, उनका यही सपना था कि जैसे पोलियो को मुक्त किया गया ना भारत से और पूरी दुनिया से, ऐसे ब्लाइंडनेस को भी हमें मुक्त करना है। तो जो उनका विजन और मिशन था हमेशा से, उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चाहे वो
मॉडर्न साइंस हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, आई थिंक जब सब साथ में मिलके काम करेंगे, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू है ब्लाइंडनेस का, क्योंकि WHO ने 2020 एक कैंपेन चलाया था ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट में, जो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है, वो बढ़ रही हैं आंखों को लेके। तो अगर सब लोग मिलके काम करेंगे इसमें, तो आई थिंक हम बहुत सारे लोगों को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही इस मिशन और विजन की तरफ काम करते रहें, एंड जितना हो पाएगा हम भी इसके और अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, रोहन। थैंक यू सो मच सर।